हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमिक्स टाइम्स में। और आज हम शुरू कर रहे थे राम रहीम की कॉमिक्स तिरंगे की कसम का दूसरा भाग। उधर सुबह के लगभग 10 बजे राम और रहीम अपने दोस्त की बहन की शादी से घर वापस लौटे। अरे पुलिस और हमारे घर में क्या चक्कर हो सकता है? मोटरसाइकिल खड़ी कर राम रहीम हड़बड़ाए हुए से घर के भीतर पहुंचे। उफ, मम्मी रो रही है। या अल्लाह, यहाँ क्या हुआ है हमारे पीछे से? राम रहीम को देखते ही राधा देवी रोती हुई उनसे लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बेटे, क्या हुआ? मम्मी, आप रो क्यों रह रही है? सब खैरियत तो है ना? हाँ आंटी, बताइए ना क्या हुआ। लेकिन राधा देवी कुछ ना कहकर और जोर जोर से रोने लगी। इंस्पेक्टर अंकल, आप ही बताइए ना, आखिर बात क्या है? बेटे, तुम्हारे पिता कल रात के रहस्यमय तरीके से लापता हैं, और यह प्लास्टिक की शीशी जो कि तुम्हारे पिता के बेडरूम से मिली है से इसमें मिली रूम में मिली है। सो हमें यह संदेह है कि इनका उनका किन्हीं चालाक बदमाश द्वारा अपहरण किया गया है। क्या? चौंक कर राम रहीम इस प्रकार उछले मानो कमरे में बम फटा हो। कुछ क्षण तक सन्नाटे में खड़े खड़े रहने के पश्चात राम आश्चर्य से हकलाता हुआ बोला, लेकिन लेकिन यह कैसे हो सकता है? उनका अपहरण भला कौन कर सकता है? मैं कुछ नहीं जानती बेटे, मुझे कुछ नहीं मालूम। यह ठीक कहते हैं राम, क्योंकि अपहरणकर्ताओं ने कमरे में प्रवेश होने से पहले इसी प्लास्टिक की शीशी से बेहोशी की गैस फैलाकर उन्हें बेहोश कर दिया था। हैं? छानबीन से हमें यह भी पता चला है कि कोठी में प्रविष्ट होने वाले बदमाश दो थे और वे खिड़की के रास्ते कमरे में घुसे थे, क्योंकि क्योंकि खिड़की के बाहर उनके पदचिह्न भी हमें मिले हैं। और कर्नल साहब के पलंग की चादर के गायब होने से मैं यह बात भी दावे से कह सकता हूं कि उन्हें कमरे से चादर में लपेट कर ले जाया गया है। निश्चित रूप से वे किसी गाड़ी में भी आए होंगे, लेकिन मेरी समझ में अभी तक उनके अपहरण का कारण नहीं आया है। ओह, लेकिन तुम चिंता ना करो, हम कर्नल साहब को जल्दी से जल्दी खोज निकालेंगे। अच्छा, आप अब मैं चलता हूँ। कर्नल साहब का पता चलते ही मैं आप लोगों को सूचित करूँगा। धन्यवाद इंस्पेक्टर अंकल। उसके बाद इंस्पेक्टर देव पुलिस फोर्स को लेकर वहाँ से वापस चल दिए। मम्मी रोने मम्मी, रोने से काम नहीं चलेगा। आप भीतर चलकर आराम करें और डैडी को ढूंढने का कार्य हम पर छोड़ दें। हाँ आंटी, आपको आराम की सख्त ज़रूरत है, विश्वास करो। अंकल को हम शीघ्र ही खोज निकालेंगे। राम रहीम राधा देवी को लेकर एक कमरे में पहुंचे। तुम्हारे पिता को अगर कुछ हो गया राम, तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगी। ऐसा ना कहिए आंटी, उन्हें कुछ नहीं होगा। हाँ मम्मी, यदि बदमाशों ने डैडी को मारना ही होता तो यही मार सकते थे, फिर उनका अपहरण करने की उन्हें क्या आवश्यकता थी? जरूर किसी और उद्देश्य से उन्होंने पिताजी का अपहरण किया है, लेकिन अब उनकी खैर नहीं। मैं उन्हें पाताल से भी खोज निकालूंगा। आप आराम कीजिए, हम देखते हैं कि आखिर चक्कर क्या है। रहीम, तुम मेरे साथ आओ। अच्छा भैया। फिर राधा देवी को कमरे में छोड़ वे दोनों बाहर निकलकर उस खिड़की के निकट पहुंच गए जहां से बदमाश भीतर दाखिल हुए थे। यह से तो बदमाश भीतर दाखिल हुए यह देखो उनके पद चिन्ह। भैया, यह पद चिन्ह तो उस दीवार की ओर जा रहे हैं। दोनों पद चिन्हों के सहारे सहारे आगे बढ़े। शायद वे दीवार फांदकर ही भीतर दाखिल हुए थे। बड़ी अजीब बात है, गेट की बजाय दीवार से। पद चिन्ह एक तरफ की दीवार के निकट पहुंचकर खत्म हो गया। यह अवश्य ही इस दीवार के को फांदकर आए थे। अरे यह क्या? और रहीम ने लपक कर उस वस्तु को उठा लिया जो कि वास्तव में एक बटुआ था। राम भैया, ये देखो, किसी का बटुआ है। अरे दिखाना तो। राम ने रहीम से बटुआ लेकर खोला। ओह, बटुआ तो खाली है, लेकिन यह फोटो तो शकल सूरत से किसी बदमाश की लगती है। निश्चय निश्चय ही यह अपहरणकर्ताओं में से किसी एक का हो सकता है। चलो, एक सूत्र तो हाथ लगा, लेकिन आश्चर्य है कि पुलिस की दृष्टि इस पर क्यों ना पड़ी, जबकि खिड़की के बाहर पदचिन्ह वे देख चुके थे। यह संयोग ही है रहीम, कि तुम्हारी दृष्टि इस पर पड़ गई, वरना झाड़ी के बीच भला किसकी दृष्टि इस पर पड़ सकती थी? क्या पुलिस को इस बटुए के संबंध में सूचित करूं? यदि आप वास्तव में कोई
जान पान जाना माना बदमाश है तो पुलिस के पास अवश्य ही उसका रिकॉर्ड होगा। उस रिकॉर्ड के द्वारा हम आसानी से उस तक पहुंच सकते हैं। नहीं राम, ऐसा करना उचित नहीं होगा। पुलिस द्वारा यह खबर अखबार वालों तक भी पहुंच सकती है, जिससे न केवल अपराधी चौकन्ने हो जाएंगे बल्कि डैडी के प्राण भी खतरे में पड़ जाएंगे। बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में फिर हमें पता कैसे चलेगा कि यह कौन है और कहाँ रहता है? उस संबंध में हम चीफ से मदद लेंगे। उसके पास भी बदमाशों के तमाम बदमाशों का रिकॉर्ड है। वाह, मैं तो चीफ को बिल्कुल भूल ही बैठा था। चलो उनके पास चलते हैं। तुम जरा मोटरसाइकिल गेट के बाहर निकालो, मैं जरा मम्मी से कहकर आता हूँ। ठीक है। फिर राम कंपाउंड में खड़ी मोटरसाइकिल की ओर बढ़ा गया और रहीम घर में दाखिल हो गया। और कुछ देर बाद दोनों मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीक्रेट सर्विस के हेडक्वार्टर की ओर चल पड़े चले जा रहे थे। लगभग 15 मिनट पश्चात वे चीफ मुखर्जी के सामने बैठे उन्हें सारे किस्से के बारे में बता रहे थे। सब कुछ बताने के पश्चात राम ने जेब से वही झाड़ियों में मिला हुआ बटुआ और चीफ की ओर बढ़ाते हुए बोला, चीफ, यह बटुआ हमें उसी दीवार के निकट एक झाड़ी में पड़ा मिला है। इसमें एक बदमाश सरीखे व्यक्ति की फोटो भी है। क्या आप बता सकते हैं कि यह फोटो वास्तव में किस बदमाश की है? ओह! चीफ ने बटुआ लेकर खोला और फोटो पर दृष्टि पड़ते ही वह चौंक उठा। अरे, यह तो शहर के शातिर बदमाश बिरजू की फोटो है। हमारे विभाग की नज़र काफ़ी समय से इस पर है, लेकिन प्रमाण के अभाव में हम आज तक इसे गिरफ्तार नहीं कर पाए। यदि आपका कहना सच है चीफ, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अब यह कानून की कठोर पंजे से बच नहीं पाएगा। कृपया आप मुझे इसके आते पते के बारे में बताइए। इन जैसे बदमाशों का पता ठिकाना कुछ नहीं होता बेटे। फिर फिर भी इसका जो रिकॉर्ड हमारे पास है उसके मुताबिक ये अधिकांश समय माता रोड के पीछे बसी एक भिन्न श्रेणी की बस्ती जे कॉलोनी के मकान नंबर 13 में गुजारता है। उस मकान के बारे में हमें यह भी खबर मिली है कि कभी कभार जयराम पेशे के लोग वहां मीटिंग करने भी आते हैं। एकाएक राम उठता हुआ आवेश भरे स्वर में बोला, बस चीफ, हमारे लिए इतना ही जानकारी काफ़ी है। बाकी समय वहाँ वहाँ कहाँ गुजारता है हम खुद ही मालूम कर लेंगे। चलो रहीम। ठहरो राम, इतनी जल्दबाजी अच्छी नहीं। तुम मुझे तुम्हारे पिता के अपहरण का मामला साधारण नहीं लगता। वे सेना के एक विशिष्ट ऑफिसर हैं। हो सकता है कि किसी दुश्मन देश ने सेना का कोई भेद जानने के लिए उनका अपहरण किया हो। अतः जोश में ना आकर ठंडे दिमाग से काम लेना ही तुम लोगों के लिए उचित होगा। चीफ की बात सुनकर राम की आंखों में खून उतर आया। यदि यह सच हुआ चीफ की उनके अपहरण के पीछे किसी दुश्मन देश का नापाक हाथ है और यह डैडी से हमारे देश के सैनिक राज जानकर हमारी धरती माँ को खून से रंगना चाहते हैं, तो इस तिरंगे की कसम चीफ, हम सबका सिर कुचलकर रख देंगे। मुझे भी इस तिरंगे की कसम है चीफ। मुझे विश्वास है मेरे बच्चों, तुम्हारे रहते दुश्मन हमारी धरती माँ की ओर आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। लेकिन यदि वास्तव में तुम्हारे डैडी का अपहरण किसी फौजी भेद को जानने के लिए किया गया है तो तुम्हारा अकेले उन बदमाशों से टकराना उचित नहीं होगा। क्यों ना इस मामले से सीनियर एजेंटों से कार्य लिया जाए। आप चिंता ना करें चीफ, बड़े से बड़े बदमाशों से कैसे निपटना चाहिए हम यह अच्छी तरह जानते हैं। फिर भी यदि मदद की ज़रूरत पड़ी तो वॉच ट्रांसमीटर पर हम आपसे संपर्क कर लेंगे। चलो रहीम। फिर रहीम वहां रुके नहीं और हेडक्वार्टर से बाहर निकलकर मोटरसाइकिल पर सवार हो जे कॉलोनी की ओर चल पड़े। राम ने जे कॉलोनी में प्रविष्ट हो मकान नंबर 13 के सामने मोटरसाइकिल रोक दी। यही है वो मकान जिसके बारे में चीफ ने कहा था। चलो सेवा करें उस सुअर बिरजू की। दोनों भीतर प्रविष्ट हुए। तभी एक भयानक सकल सूरत का व्यक्ति उनके सामने आ खड़ा हुआ। ए छोकरे, कहाँ घुसे जा रहे हो? निकलो बाहर। बिरजू कहाँ है? क्या मतलब, कौन हो तुम?
उत्तर देने के बजाय रहीम ने एक जोरदार घूंसा उसके चेहरे पे दे मारा। हम उसके बाप हैं, तड़ाक आह। और इससे पहले कि वो बदमाश संभल पाता, राम ने रिवॉल्वर निकाल कर उसके सीने पे रख दिया। बताओ कहाँ है बिरजू? मुझे नहीं मालूम। यह ऐसे नहीं बताएगा राम भैया। दूसरे ही क्षण रहीम के हाथ पैर फिर तेजी के साथ घूमे और घूमते ही चले गए। भला लातों के भूत भी कभी बातों से मानते हैं? ढिसुम, हाय मरा। उस बदमाश बदमाश सरीखे सरीखे व्यक्ति की भयानक चीख फिजा में गूंजने लगी। उफ, ओह, बचाओ, कोई नहीं बचाने आएगा बेटा। कुछ ही देर बाद वह किसी किसी अरसे भैंस के समान फर्श पर बुरी तरह हाँफ रहा था। क्यों पहलवान, अब भी बताने का मूड नहीं क्या? यदि ना हो तो बताओ, अब मैं शुरू करता हूँ। बदमाश एकाएक भयभीत होकर बोल उठा। नहीं नहीं, मैं बताता हूँ। वह ऊपर 3 नंबर कमरे में है। उसके साथ जग्गू और उस्ताद भी है। शाबाश रहीम, अब तुम जरा इसके हाथ पैर बांध दो। और रहीम ने हाथ पैर बांध देने में जरा भी चुस्ती नहीं दिखाई। सुनो, तुम्हारी भलाई इसी में है कि जब तक हम ऊपर से वापस ना लौटें यहीं चुपचाप पड़े रहो। चलो रहीम। फिर दोनों एक तरफ बने जाने से फिर दोनों एक तरफ बने सीढ़ी से ऊपर चढ़ने लगे। कुछ ही क्षण पश्चात वे ऊपर अपने कमरे में से कुछ ही क्षण पश्चात वे ऊपर बने कमरों में से 3 नंबर के कमरे के सामने थे। राम ने ही हॉल से भीतर झांका। वे शराब और जुए में वे मस्त हैं। तो पीछे हटो जरा, आज टांगों की शक्ति भी आजमा लूं। राम के पीछे हटते ही रहीम ने दरवाजा पर भरपूर ठोकर मारी और जोरदार आवाज के साथ ही वह कमजोर दरवाजा टूटकर भीतर जा पड़ा। कमरे के भीतर मौजूद बिरजू, जग्गू और उनका उस्ताद भीमा दरवाजे के टूटने की आवाज को सुन चौंक कर उछले। राम रहीम, यह कमबख्त यहाँ कहाँ से आ मरे? खबरदार, कोई गलत हरकत करने की चेष्टा मत करना। शुक्र है हमें पहचाना तो सही। अब जरा यह भी बता दो कि कर्नल राघव कहाँ है? कौन कर्नल राघव? वही कर्नल राघव जिनका तुमने कल रात अपहरण किया है। तुम्हें गलतफहमी हुई है भैया। हम तो कोई 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 सॉरी तुम्हें गलतफहमी हुई है भैया। हम तो कई दिनों से यहाँ से निकलते ही नहीं हैं। नहीं। सहस राम की सहन शक्ति जवाब दे गई और वह क्रोध से चीख उठा। मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो गंदे कुत्ते। सच सच बताओ कहाँ है मेरे अंकल, वरना मैं तुम लोगों की बोटी बोटी करके चिलकों को खिला दूंगा। हम सच कह रहे हैं, हमें पता नहीं। हो सकता है कि रहीम क्रोध में उन पर फायर कर बैठता। तभी राम ने उसे रोकते हुए शांत स्वर में कहा, चलो मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लेता हूँ। तो हो सकता है तुम लोग ने मेरे डैडी का अपहरण नहीं किया हो, लेकिन बिरजू, क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारा बटुआ कहाँ है? बटुआ? बटुआ का जिक्र सुनते ही बिरजू के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, परंतु अगले ही पल वह अपने आप को संभालता हुआ बोला, मैंने तो आज तक कभी अपने पास बटुआ रखा ही नहीं। तुम किस बटुए की बात कर रहे हो? इस बटुए की। राम ने जेब से बटुआ निकालकर तुरंत उसके सामने कर दिया। अपना बटुआ राम के हाथ में देखकर बिरजू बुरी तरह सकपकाकर अपने सूखे ओठों पर जीभ फेरने लगा। क्यों, क्या अब भी तुम्हें इनकार है कि यह बटुआ तुम्हारा बटुआ नहीं है? नहीं, यह मेरा नहीं है। तुम बेकार ही मुझे किसी चक्कर में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। बिरजू को बिरजू को पुनर्साफ मुस्कुराता देख राम का चेहरा भी क्रोध से सुर्ख हो उठा, लेकिन अपने क्रोध को दबाने की चेष्टा करता हुआ वह ठंडे स्वर में बोला, चलो मान लिया कि यह बटुआ भी तुम्हारा नहीं, लेकिन यह तो बता सकते हो कि यह बटुआ हमारी कोठी के भीतर कैसे आया? जब यह मेरा है नहीं तो मैं भला कैसे संबंध में क्या बता सकता हूँ? राम भैया, बिना लात और जूतों के यह एक भी बात नहीं मानने वाला। तुम ठहरो, अब मैं मनवाता हूँ इससे सारी बात।
और फिर इससे पहले कि राम उसे रोक पाता, रहीम ने रिवॉल्वर जेब में रखा भयानक ढंग से बिरजू पर छलांग लगा दी। गंदे कीड़े, अभी बताओ तुम सब कुछ। तड़ाक। बिरजू की पिटाई होते देख जग्गू ने उसकी सहायता के लिए आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन उसी समय राम गुर्रा उठा। खबरदार, तुम दोनों अपने स्थान से हिलने की चेष्टा मत करो, वरना हो। और वे दोनों अपने स्थान पर सहम कर स्थिर हो गए। कुछ ही देर बाद बिरजू फर्श पर बेहोश पड़ा दिखाई दे रहा था। अब तुम 4 घंटे से पहले होश में नहीं आओगे बच्चू। ओ, बिरजू को उसने बेहोश कर दिया, केवल चंद ही सेकंड में। लड़का है या शैतान। तभी रहीम जग्गू की ओर बढ़ा। अब तुम्हारा क्या इरादा है बेटे। हमें कुछ नहीं मालूम, भलाई इसी में है कि तुम सब कुछ बता दो, वरना रहीम के हाथ हड्डियां तुड़वा बैठोगे। और रहीम ने इस बार हिंसक तरीके से अपनी दोनों हथेलियों का प्रयोग कर कराटे के रूप में जग्गू के गर्दन पर कर दिया। कड़ाक। आई, अब तुम खुदागंज पहुंचो। दूसरे ही क्षण गर्दन की हड्डी टूटने के कारण जग्गू फर्श पर मुर्दा पड़ा नजर आ रहा था। जग्गू की मौत के घाट उतारने के पश्चात रहीम फिर भयानक अंदाज से भीमा की ओर बढ़ा। अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैं सब कुछ बता दूंगा। आखिर भीमा बुरी तरह भयभीत हो चीख उठा। भीमा को सब कुछ बताने पर राजी होते देख राम और रहीम के चेहरे पर प्रसन्नता से खिल उठे। शाबाश, तो फिर शुरू हो जाओ। उसका नाम बांगली है, चीनी सीक्रेट सर्विस का खतरनाक एजेंट। और फिर भीमा बाकायदा किसी टेप रिकॉर्डर की तरह चालू हो गया और जो कुछ भी वह जानता था राम रहीम को बताने लगा। जब सब कुछ जानकारी देने के पश्चात भीमा खामोश हुआ तो रहीम खूंखार स्वर में बोला, सुनो पहलवान, जो कुछ तुमने बताया यदि वह गलत साबित हुआ तो याद रखना, मैं तुम्हारे नाक कान काटकर तुम्हारी लाश को बीच चौक में टांग दूंगा। मैंने तो जो कुछ बताया वह बिल्कुल सच है, अब मुझे जाने दो। तब राम और रहीम में आंखों में किसी बात पर विचार विमर्श हुआ। फिर राम ने ही शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो। हा 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 भाई, जाओ, अब तो तुम्हारे दोस्त हाँ हाँ भाई, जाओ, अब तो तुम हमारे दोस्त हो। क्या मैं जा सकता हूँ। इतनी आसानी से राम रहीम ने अपना पिन छूटते देखा। भीमा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर यह विश्वास होते ही राम रहीम उसे वास्तव में जाने के लिए कह रहे थे। वह तेजी से जाने के लिए पलटा, लेकिन तभी राम का रिवॉल्वर वाला हाथ हवा में उठकर बिजली की सी तेजी के साथ उसकी कनपट्टी पे पड़ा। तड़ाक। ओह, भीमा को एक नारंगी तो ऐसे ही महसूस हुआ जैसे उसके सिर पर अचानक ही कोई पहाड़ टूट कर आ गिरा, और दूसरे ही क्षण वह बेहोश होकर फर्श पर लुढ़क गया। चलो, यह भी गया कई घंटों के लिए। राम भैया, यदि बिरजू का बटुआ हमें ना मिलता तो इतने भयानक षड्यंत्र को हम कभी भनक भी ना मिल पाती। लेकिन रहीम, अब समय नष्ट ना करके तुरंत चीफ को फ़ोन करो और उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पहुँचने के लिए कहो। हम यहाँ अधिक समय तक नहीं रह सकते। ओके। और रहीम ने रिसीवर उठाकर चीफ के नंबर डायल किए। फिर संपर्क होने पर बोला, हेलो चीफ, मैं जे कॉलोनी के मकान नंबर 13 से रहीम बोल रहा हूँ। कृपया तुरंत अपने आदमियों को लेकर यहाँ पहुँचिए। ओह, क्या बिरजू मिल गया। यस चीफ, और इस समय बेहोश पड़ा आपके पहुंचने का इंतजार कर रहा है। उसके 3 साथी भी आपको यहीं मिलेंगे। उनमें से एक मृत, 2 बेहोश और एक बंधा हुआ मिलेगा। बिरजू से कुछ जानकारी मिली। बहुत बहुत कुछ जानकारी मिली है चीफ, लेकिन इस समय कुछ बताने का समय नहीं। हम अंकल की खोज में जा रहे हैं। हेलो हेलो रहीम, सुनो तो बेटे। परंतु दूसरी ओर से रहीम संधि विच्छेद कर चुका था। उसके बाद दोनों सीढ़ियां से होते हुए नीचे हॉलनुमा कमरे में पहुंचा। वहां बदमाश शरीक व्यक्ति वहां ज्यादा ज्यों का त्यों बंधा पड़ा था। कुछ देर तुम्हें और तकलीफ उठानी पड़ेगी दोस्त, फिर तुम्हारे उस्ताद आकर तुम्हें इस कष्ट से मुक्ति दिला देंगे। अच्छा अच्छा, धन्यवाद।
फिर मकान से बाहर निकलकर दोनों मोटरसाइकिल पर सवार हुए और राम ने मोटरसाइकिल सी पोर्ट की ओर दौड़ा दी। राम भैया, तुम्हें विश्वास है कि भीमा ने जो कुछ भी कहा वो सच कहा है? फिलहाल तो विश्वास करने के अलावा और कोई चारा नहीं, परंतु जल्दी ही सच और झूठ का पता चल जाएगा। लेकिन भैया, दुश्मनों के मांद में हमारा इस तरह अकेले जाना उचित ना होगा। हो सकता है हम वहां जाएं और वहीं फंसकर रह जाएं। यदि तुम्हें डर लग रहा हो तो यहीं उतर जाओ, मैं अकेला ही उन चीनी एजेंटों से निपट लूंगा। कैसी बातें करते हो भैया? रहीम शेर की मांद में भी घुसने से नहीं डरता। फिर तो वे इंसान है। तिरंगे की कसम, यदि मैंने भी उन्हें गिनना सिखा दिया तो मेरा भी नाम रहीम नहीं। रहीम ने आवेश भरे शब्दों में कहा तो राम मन ही मन मुस्कुरा दिया। कुछ ही क्षण उपरांत वे बंदरगाह पर थे। उतरो, हम यहाँ से कोई छोटा स्टीमर किराए पर प्राप्त करेंगे। ठीक है, मैं भी यही कहना चाहता था। शीघ्र ही उन्होंने एक ऐसे स्टीमर वाले की तलाश कर ली जो समुद्र में कुछ दूर तक सैर कराने के लिए लोगों को स्टीमर किराए पर देता था। 8 घंटे के पूरे 2000 लूंगा बाबू। वैसे मैंने आज तक किसी भी ग्राहक को इतने समय के लिए स्टीमर किराए पर नहीं दिया और ना ही उसे अकेले चलाने की इजाज़त दी है। चिंता मत करो, तुम्हारे स्टीमर को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लो, संभालो 2000 रुपये। बताओ, तुम्हारा स्टीमर कहाँ खड़ा है? आइए मेरे साथ। फिर स्टीमर का मालिक उन्हें लेकर एक स्थान पर बंधे बंधे अपने स्टीमर के पास पहुंच गया। यही है मेरा स्टीमर बाबू, लेकिन ज़्यादा रात करके मत लौटना। आजकल रात में ज्वार भाटा बहुत जोरों से आने लगा है। हमें हमें मालूम है, तुम चिंता मत करो, हम जल्दी ही लौट आएंगे। क्या राम रहीम कर्नल राघव को दुश्मनों के पंजे से आज़ाद करवा पाने में सफल हो सके? क्या दुश्मन कर्नल राघव से फौजी राज उगलवा पाने में सफल हुए? क्या राम रहीम पहाड़ के गर्भ में बने चीनी अड्डे तक पहुंचने में सफल हो सके? क्या राम रहीम तिरंगे झंडे की लाज रख सके? इन सब सवालों का उत्तर जानने के लिए मनोचित्र कथा के आगामी सेट में पढ़ें भारत के बेटे। प्रस्तुत चित्र कथा का उद्देश्य मात्र मनोरंजन है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं राम रहीम की अगली कॉमिक्स भारत के बेटे में। लेकिन तब तक आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले अंक में। चलिए, धन्यवाद।